गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर हमने जो किया था वो एन फैक्टर के सारे कौन कौन क्वेश्चंस कर लिए थे और नॉर्मलिटी वगैरह के क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, एक चीज बच रही है आपकी, जैसे H2C2O4। ठीक है, इसका एन फैक्टर हमने देखा था, लेकिन अगर ये किसी मिक्स सॉल्ट के साथ जुड़ा हो, जैसे सपोज करो Na2C2O4, अगर कोई बोले आपका इसका एन फैक्टर बताइए तो क्या होगा, तो इसका एन फैक्टर कुछ नहीं, आपको नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितने हैं 4, तो 40 का एन फैक्टर होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो मेटल जुड़ा हुआ वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि सोडियम जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है और एस ब्लॉक का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता नहीं है, तो ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा नहीं। इसका मतलब जो इसका नंबर ऑफ कार्बन होंगे वही इसके क्या होंगे, एन फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एन फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, चलो जैसे सपोज करो एक और एग्जांपल दूं मैं, जैसे H2C2O4 डॉट Na2C2O4 डॉट 3FeC2O4। तो पहले तो आपका सबसे पहले काम क्या होगा कि नंबर ऑफ कार्बन को काउंट कर लो। ठीक है, 2 2 4 और 3 दूनी 6, मतलब 10 तो कार्बन एटम हो गए। प्लस क्या सोडियम चेंज करेगा? सोडियम तो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेगा नहीं। Fe किस स्टेट में? +2 में, तो +2 से कहां चला जाएगा? +3 चला जाएगा। कितने का चेंज आएगा? एक का चेंज आएगा। कितने एटम के लिए? 3 एटम के लिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3। तो 13 इसका क्या हो जाएगा बेटा? एन फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके के हम मिक्स सॉल्ट के लिए क्या कर सकते हैं, एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, स्पेशली जेई वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है भैया? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भैया सिंपल से ये कहता है कि भैया मान लो आपने 5 रिएक्टेंट लिए और वो 5 रिएक्टेंट मिलके 5 प्रोडक्ट बना रहा है, तो सबके इक्विवेलेंस, अगेन ध्यान से देना, इक्विवेलेंस की बात कर रहा हूं। इक्विवेलेंस मतलब एन फैक्टर इनटू मोल्स या नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। दो ही तरीका होता है इक्विवेलेंस निकालने का, एन फैक्टर इनटू मोल्स या नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। तो बस वही कहते हैं कि भाई जितने रिएक्टेंट होंगे उन सबका इक्विवेलेंस बराबर कर दो, जितने इक्विवेलेंट उन सबके प्रोडक्ट के बराबर, मतलब हर एक सब्सटेंस का इक्विवेलेंट हर एक सब्सटेंस के बराबर होगा जो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा। यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है। और बिलीव मी एक मोल कॉन्सेप्ट के आप एक क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हो। एक तो आप स्टोइचियोमेट्री जो आप यूज करते हो नॉर्मली, या तो आप यूज कर सकते हो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो काफी आसान मेथड होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, according to law of equivalence, in any chemical reaction, in any chemical reaction, in any chemical reaction, equal equivalent of equal equivalent of equal equivalent of each reactant will react as well as equal equivalent of each product, equivalent of each product, equivalent of each product will produce that is equivalent of each and every substance are equal। मतलब सिंपल सी बात है, आप 10 रिएक्टर ले लो, 10 प्रोडक्ट ले लो, सबके इक्विवेलेंट को क्या कर दो, बराबर कर दो। यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो A प्लस B प्लस C प्लस D, 4 रिएक्टेंट है भैया बना रहा है E प्लस F प्लस G प्लस H। ठीक है,
तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि भाई ये अब इक्विवेलेंस अगेन मैं बार बार बोल, इक्विवेलेंट निकालने का दो ही तरीका, n फैक्टर इनटू मोल्स या नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। अगर मोल्स के टर्म में दिया हुआ क्वेश्चन में या ग्राम के टर्म में दिया हुआ किसी सब्सटेंस का वेट, तो इसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टर इनटू मोल्स, या वॉल्यूम और नॉर्मलिटी दिया तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है भैया, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है भैया इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ B is equal to equivalent of C is equal to D equal to E equal to F equal to G equal to H। सबके इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर होंगे बस, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो स्टोइचोमेट्रिक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने से पहले उसके रिएक्शन को आपको क्या करना पड़ता था, बैलेंस करना पड़ता था। बट यहाँ आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा सकते हो विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो देयर इज नो नीड ऑफ, मैं लिख देता हूं यहां पे नोट करके, देयर इज नो नीड ऑफ, देयर इज नो नीड ऑफ बैलेंसिंग द रिएक्शन while solving the problem using equivalent concept, ठीक है। तो हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 are required to oxidize 20 moles of Ki, ठीक है। देखो अच्छा एक बात और, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से 2 मिनट, एक उससे पहले मेरी बात सुनो, ठीक है। आपको प्रीवियस मैंने क्लास में क्या कराया था, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट दी थी, ठीक है। 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, KMnO4, K2Cr2O7 और H2O2, K2Cr4, ठीक है। ये सारे के सारे जो भी मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट दिए थे, Ki दिया था, H2C2O4 दिया था, Na2S2O4 दिया था, ठीक है, और H2O2, ये जितने भी मैंने आपको दिए थे, 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 4 रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड है, मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 99% केसेस में आपको यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए जाते हैं। इसका मतलब ये इनके एन फैक्टर आपको याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए देखो याद करो, KMnO4 का एन फैक्टर क्या होता है, थोड़ा सा रिपीट करता हूं। KMnO4 का एन फैक्टर कैसे डिसाइड हो, बेंज, आपके पास मर्सिडीज कार है बेंज, जिसका गाड़ी नंबर है 153, मतलब बेसिक मीडियम में एन फैक्टर KMnO4 का होता है, एन फैक्टर 1 होता है, एसिडिक मीडियम में 5 होता है, न्यूट्रल मीडियम में 3 होता है। K2Cr2O7 Cr+6 में रहता है, Cr+6 से कहां जाता है, +3 में जाता है, इसका मतलब उसका एन फैक्टर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। K2Cr4 किससे +6 से +3 में जाता है, लेकिन उसका एन फैक्टर सिर्फ +3 होता है। H2O2 कन्वर्ट होता है O2 में, उसका एन फैक्टर 2 होता है। उसी तरीके से Ki कन्वर्ट होता है I2 में, रिड्यूसिंग एजेंट की बात है, उसका एन फैक्टर 1 होता है। H2O2 कन्वर्ट होता है H2O में, जिसका एन फैक्टर 2 होता है अगेन, और H2C2O4 कन्वर्ट होता है CO2 में, जिसका एन फैक्टर 2 होता है। तो ये सब चीजें आपका एन फैक्टर याद होनी बहुत जरूरी है, इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन मिनटों में बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर यही क्वेश्चन होता था स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग बनाते थे, ठीक है, लिमिटिंग, ठीक है, तो KMnO4 किसके साथ रिएक्ट किया आपने, KMnO4 का आपने रिएक्ट कराया Ki के साथ, तो ये क्या देगा, प्लस एसिडिक मीडियम में, मतलब H2SO4, जनरली एसिडिक मीडियम में हम कौन सा यूज करते हैं, एसिड H2SO4 यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बनाएगा MnSO4। अब आप बोलोगे सर MnSO4 आप कैसे बना दिए, क्योंकि आपको बताया था मैंने Mn+7 से एसिडिक मीडियम में +2 में जाता, तो ऑब्वियस बात है MnSO4 बनाएगा, और क्या बनाएगा, K2SO4 बनाएगा, और क्या बनाएगा आपका
K2SO4 बनाएगा, MnSO4 बनाएगा और I2 Ki किस में कन्वर्ट होता है I2 में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, फिर जिससे निकालना स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट में जो हमने मेथड यूज किया था, ठीक है। बट यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है भैया, जिसके बारे में पूछा है डायरेक्ट उसके इक्विवेलेंस को क्या कर दो, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 बराबर कर दो इक्विवेलेंट ऑफ Ki। खत्म, एक इक्वेशन में आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है यहाँ पे, जिसके बारे में पूछा उसका इक्विवेलेंस क्या कर दो, बराबर कर। बट एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लिया तो उसको यहाँ पे आप ऐड कर दोगे, मतलब एक तरफ सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, एक तरफ सारे रिड्यूसिंग एजेंट लोगे। आई बात समझ में? तो आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट के तौर पे नहीं देखना है, तब आपको इस क्वेश्चन में देखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ठीक है। तो आई बात समझ में? यहाँ पे और क्वेश्चन करेंगे, आपको बेटर समझ में आएगा, डोंट वरी। तो देखो पहला क्वेश्चन था, क्या बोला, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 आर यूज्ड टू ऑक्सीडाइज 20 मोल्स ऑफ Ki। तो मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर इनटू मोल्स, और इसका भी एन फैक्टर इनटू मोल्स, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलिटी वॉल्यूम नहीं दिया तो इसलिए वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। इसका एन फैक्टर 5 हो जाएगा, x मोल्स हो जाएंगे, Ki2 में कन्वर्ट हो रहा था 1 इसका एन फैक्टर होता है और 20 मोल्स दिया हुआ उसने, तो 5 into 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 मोल्स आएंगे आंसर, ठीक है। चलो यहाँ पे समझ में आया। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। हाउ मेनी ml ऑफ 0.2 m 0.2 molar acidified KMnO4 are required to react completely with 50 ml of 0.5 m FeSO4, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इसमें भी हमें क्या करना है, दोनों के इक्विवेलेंस को क्या करना, बराबर करना। देखो एसिडिफाइड KMnO4 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और FeSO4 क्या आ जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इक्विवेलेंट ऑफ क्या करना है, KMnO4 जो होगा वो किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 में। अब उसने ml पूछा है, मतलब उसने वॉल्यूम पूछा है, मतलब यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, NV लगेगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, NV। तो वॉल्यूम कितना दिया उसने, 50, मोलरिटी दिया हुआ था 0.5, एन फैक्टर कितना होगा, +2 से +3 में जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। दैट्स इट, इतना ही करना है। यहाँ की नॉर्मलिटी मुझे नहीं दी है, बट वॉल्यूम पूछा है, नॉर्मलिटी नहीं, मोलरिटी दी है, तो मोलरिटी को मैं एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या नॉर्मलिटी के बराबर नहीं होगा। आपको याद होगा मैंने फॉर्मूला दिया था, नॉर्मलिटी बराबर होता है एन फैक्टर इनटू मोलरिटी, तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज कर दिया। तो एनवी बराबर एनवी हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 5 25, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा 25 ml लगेगा, ठीक है। आंसर क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना, आपको एन फैक्टर याद रखने, हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको दिए थे। देखो ये प्रीवियस ईयर जेई में आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जेई का ये। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिडिफाइड KMnO4, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 are required to oxidize are required to oxidize 1 mole of ferrous सल्फेट नहीं है, सॉरी, फेरस ऑक्सलेट, ठीक है। फेरस ऑक्सलेट का फॉर्मूला फिर से मैं बता दे रहा, FeC2O4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 बराबर किसका हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4। इसका एन फैक्टर, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2, प्लस Fe+1 से +2 में जाएगा, तो टोटल एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि एसिडिफाइड KMnO4 बना, मतलब एन फैक्टर 5 हो जाएगा। और कितना पूछा, हाउ मेनी मोल्स, मतलब मोल्स उसने पूछे हैं। अब यहाँ पे उसने क्या दिया, 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट, एन फैक्टर कितना है, 3 है, 1 मोल है, तो व्हाट इज द एन फैक्टर, सॉरी मोल्स कितने आएंगे, 3/5, मतलब 0.6।
तो कुछ नहीं किया, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ FeCO4 किया। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला, क्योंकि इसने मोल्स में दिए तो फॉर्मूला इक्विवेलेंट का, इक्विवेलेंस का कौन सा यूज करेंगे, मोल n फैक्टर इनटू मोल्स, और इसी का मोल्स पूछा था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 वो पूछा था, उसका n माना मैंने, और क्योंकि इसके भी मोल्स में दिए हुए तो मोल्स 1 माने, और n फैक्टर कितना है 3, यहां से मैंने मोल्स निकाल लिया, है ना आसान क्वेश्चन। देखो अब एक्चुअली में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता क्या, और आपको मैं डिटेल में बता देता हूं, ठीक है। रूल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रूल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो भैया अगर किसी सब्सटेंस, मतलब अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है कि असॉल्ट को वो एक सॉल्ट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कोई भी असॉल्ट को क्या करेगा, एक सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा। जैसे अगर किसी सॉल्ट में फेरस है तो फेरस कन्वर्ट हो जाता है फेरिक में, Cu प्लस क्यूपरस कन्वर्ट हो जाएगा क्यूप्रिक में। स्टेनस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई मेटल है तो हमेशा अस कहलाता है, हायर स्टेट वाला हमेशा क्या कहलाता है, इक। Sn+2 लोअर है, उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, Sn+4, तो स्टेनस से स्टेनिक में कन्वर्ट होता है। अगर आपने इस मेटल के साथ इसका कोई सॉल्ट है सपोज करो, और उसके साथ आपने KMnO4 यूज कर दिया, K2Cr2, तो KMnO4 K2Cr2 क्या करेगा, इसको Sn+2 से किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको Sn+4 में। क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन का काम क्या होता है कि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, खुद रिड्यूस होगा, लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब ये बोलते ना कि दानवीर करण, कि भले खुद भूखे मर जाएंगे लेकिन तुमको तो हम दान कर ही देंगे, ये वो वाली स्थिति है कि इनको तो ऑक्सीडाइज कर ही देगा भले उनकी खुद की हानि कितनी भी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल है Hg22+ मर्क्यूरस कन्वर्ट होता है मर्क्यूरिक में, मर्क्यूरस किस में कन्वर्ट होता है, मर्क्यूरिक में, ठीक है। तो ये छोटे छोटे एग्जांपल थे, ठीक है। सेकंड बात क्या होते हैं कि आइट सॉल्ट कन्वर्ट होता है 8 सॉल्ट में, आइट सॉल्ट कन्वर्ट होता है किसमें, 8 सॉल्ट में, मतलब नाइट्राइट NO2 माइनस कन्वर्ट होता है NO3 माइनस में, SO3 2 माइनस कन्वर्ट होता है SO4 2 माइनस, सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहीं C2O4 2 माइनस आपको दिख गया तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किस में हो जाएगा, CO2 में। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्या करेगा, CO2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आई बात समझ में सबको, चलो ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जैसे सपोज करो कहीं Ki दिख गया, Ki कन्वर्ट हो जाता है किस में, I2 में। ये खुद नहीं होता, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करोगे ना वो इसको I2 में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, अगर कहीं H2S है, कुछ ना दिया जाए तब मान के चलना S-2 से किस में कन्वर्ट हो गया, सल्फर 0, प्योर सल्फर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, IO3- से ये कन्वर्ट कर देता IO4-। आप देख सकते हो यहाँ पे +5 स्टेट में, यहाँ पे +7 में, तो मतलब कुछ भी दे सकता है मतलब होने में। तो बस आपको चेक करना होगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में वो क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। आई बात समझ में। तो छोटी छोटी बातें जो हमें क्या करनी है, याद रखनी है चीजों को। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही क्या है कि भैया जो लोअर में होगा उसको वो हायर में कन्वर्ट कर देगा, बस उसका काम ही यही रहता है कि भैया उसके सामने कोई भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई मेटल होगा उसको वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कर देता, कन्वर्ट कर देता। मालूम एक तरीके से वो अंबानी है, बहुत पैसा है, कोई गरीब आया तो जाओ ले जाओ पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब को क्या देता है, पैसा दे देता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या, कंजूस कोई हुआ तो जो गरीब से होगा उससे भी पैसा ले लेगा, आ जाओ तुम, समझ रहे हो। तो ऑक्सीडाइजिंग मतलब दानवीर, जाओ तुम भी लो, तुम्हारा भी नंबर मैं बढ़ा दूंगा, ऑक्सीडाइजिंग तुम्हारा भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। तो जो भैया ये क्या है, ये गरीब है, ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बढ़ाएंगे, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते तो वो सामने वाला क्या करता है, गेन कर लेता है, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कहानी थी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे इनके ऊपर ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलो
कुछ क्वेश्चंस करते हैं जैसे हाउ मेनी मोल्स ऑफ how many moles of K2Cr2O7 are required to oxidize 12 moles of ठीक है। तो भैया कुछ नहीं, सेम अगेन इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ SnC2O4, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर कितना होता है, इसका एन फैक्टर होता है 6 और मोल्स कितने पूछे उसने, ठीक है। अब इक्विवेलेंस ऑफ SnC2O4 तो मोल्स तो उसने 12 दिए, अब इसका इक्विवेलेंस एन फैक्टर कितना होगा, 2 कार्बन 2 और Sm+2 से किसमें कन्वर्ट होगा, +4 में, तो कितने का चेंज है 2 2 2 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2, मतलब एम मोल्स कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। आसान क्वेश्चन है, देख भी रहे हो आप, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, क्या बोला, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 how many moles of acidified KMnO4 are required to oxidize a sample containing a sample containing 10 moles of Ki, 10 moles of Ki, 3040 gram of FeSO4 and 30 moles of FeC2O4 dot 3SnC2O4 FeC2O4 dot 3SnC2O4, ठीक है। देखो अब एक्चुअली इस क्वेश्चन को समझो थोड़ा, ठीक है, एक मिनट जस्ट समझने से पहले। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ एक ही है, वो है KMnO4। बोल रहा है कि कोई सैंपल लिया है, उस सैंपल में 10 मोल KI है, इतना ग्राम FeSO4 और 30 मोल समथिंग ये ले लिया, तो कितना मोल मुझे KMnO4 लगेगा इस पूरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए। ओवरऑल मतलब क्या है कि अगर हो सकता था कि यहाँ पे मैंने रिड्यूसिंग एजेंट कितने दिए, 1 2 3, हो सकता है H2O2 भी जोड़ देता रिड्यूसिंग एजेंट, 5 रिड्यूसिंग एजेंट जोड़ दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पांचों के पांचों रिड्यूसिंग एजेंट के इक्विवेलेंट को एक तरफ बराबर कर दो समीशन, और जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने यूज किए सबको ऑक्सीडाइज करने के लिए उनको एक तरफ बराबर कर दो। हो सकता है कि आपने जितना अमाउंट K2Cr2 या KMnO4 का लिया वो कम पड़ गया, आपने क्या किया ऊपर से और K2Cr2O7 और डाल दिया, तो आपने 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, तो उन दोनों के इक्विवेलेंस को ऐड करके और जितना रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया उन सबके इक्विवेलेंस को ऐड करके बराबर कर दो, आपको आंसर जो भी आपको गिवन क्वांटिटी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। ओवरऑल इक्विवेलेंस का ये तरीका भी होता है, तो ठीक है, एक्चुअली यही तरीका होता है कि समेशन ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू समेशन ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और यही रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है भैया, और कुछ नहीं होता है कि सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बराबर कर दो सारे रिड्यूसिंग एजेंट के बराबर, बस खत्म, इतना ही कहानी होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन में। हालांकि डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, बट एक तरीके की रेडॉक्स टाइट्रेशन के ही क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट समझो बात को, इसका मतलब ये होगा इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 बराबर किसको, इक्विवेलेंस ऑफ Ki इक्विवेलेंस ऑफ FeSO4 प्लस इक्विवेलेंस ऑफ FeC2O4 डॉट SnC2O4
3 मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये होगा इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 मतलब कितने मोल चाहिए, तो 5 तो n फैक्टर हो गया, मोल्स n मान लेता हूँ, ठीक है। इक्विवेलेंस ऑफ KI का n फैक्टर कितना होता है 1, तो 1 into 10 प्लस 3040 ग्राम है, 3040 ग्राम है। और FeSO4 का कितना होता है मोलर मास, FeSO4 का हो जाएगा 56, 64 और 32, तो ये हो जाएगा 12, 152, तो ये हो जाएगा 152, ठीक है। 152 इंटू कितना में चला जाएगा, +1 से +2 मतलब n फैक्टर अगेन 1 हो जाएगा, प्लस इक्विवेलेंट ऑफ ऐसा कितने मोल्स इसके, इस पूरे सॉल्ट के 30 है, और इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, कार्बन टोटल कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए मेरे, प्लस Fe +1 से +2 में जाएगा, सॉरी +2 से +3 में जाएगा, तो टोटल चेंज आया 1, और एक ही आइटम है Sn +2 से +4 में जाएगा, 2 का चेंज कितने के लिए, 3 के लिए, तो 6, 6 4 10 और 11, तो 11 क्या हो जाएगा मेरा n फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो 11 n फैक्टर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1520 मतलब 20 टाइम चला जाएगा, ये कितने टाइम चला जाएगा 20, मतलब 10 + 20 + 300, हाँ बराबर है, ठीक है। FeC2 अरे सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, 3 दूनी 6 2 8 कार्बन है, सॉरी माय मिस्टेक, देखो यहाँ मिस्टेक हो गया ना, ब्लंडर मिस्टेक। टोटल 8 कार्बन है, 8 और 4 8 और 6 14 और एक 15, 15 n फैक्टर होगा इसका भैया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 3 45 मतलब 450, तो ये हो जाएगा 485 n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 480/5, मतलब कितना हो जाएगा ये 5 8 जा 5 9 जा 45, तो 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, सॉरी 5 9 जा 45, 5 मतलब 96 मोल्स चाहिए इस पूरे को ऑक्सीडाइज करने। हो सकता है वो मोल्स की जगह आपसे वेट भी पूछ सकता, तो मोल्स निकाल के हम क्या करते थे, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर सकते थे, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी मोल ऑफ decimolar K2Cr2O7 decimolar K2Cr2O7 are required to react completely with 50 ml of semi-molar solution of Mohr salt, semi-molar solution of Mohr salt, ठीक है। अच्छा एक मिनट जस्ट रुकना, क्या मैंने मोहर सॉल्ट के बारे में आपको बताया क्या इससे पहले, शायद आपको मैंने नहीं बताया है, देखो मोहर सॉल्ट के बारे में आपको नहीं बताया मैंने, ठीक है। अच्छा एक बात समझ लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोहर सॉल्ट होता क्या है, पहले बात को समझो। मोहर सॉल्ट एक सॉल्ट होता है, ठीक है, NH4 twice SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6H2O, ठीक है। ये मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। इस पूरे मोहर सॉल्ट में जो ऑक्सीडाइजेबल पार्ट होता है वो सिर्फ क्या होता है, Fe होता है, मतलब Fe+2 से किस में कन्वर्ट होता है, Fe+3, मतलब टोटल n फैक्टर मोल, फॉर्मूला भले वो चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन ओवरऑल इसका n फैक्टर कितना होता है 1 होता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि मोहर सॉल्ट में पूरा जो ऑक्सीडाइजेबल पार्ट होता है वो सिर्फ आयरन होता है, तो आयरन +2 से किस में चला जाता है, +3 में चला जाता है, ठीक है। सॉरी मैं भूल गया था इसको बताना, बट इसको याद रखिए, ठीक है। अब क्या बोला कि हाउ मेनी मोल, मतलब इक्विवेलेंट ऑफ, कुछ मत करो, इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 को बराबर कर दो इक्विवेलेंट ऑफ मोहर सॉल्ट, ठीक है। ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, सिंपल सा बात है, इसका इक्विवेलेंट बराबर इसका इक्विवेलेंट होगा। अब क्या बोला, हाउ मेनी मोल्स ऑफ डेसीमोलर, तो डेसीमोलर मतलब कितना हो गया, m/10 हो गया, इसका n फैक्टर कितना हो गया 6 हो गया, और कितना मोल्स
हाँ मोल्स मुझे निकालने हैं। हाउ मैनी ml होगा शायद मेरे हिसाब से, एक मिनट। हाउ मेनी मोल्स ऑफ, एक मिनट जस्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा। हाँ वही बोलो, हाउ मेनी ml, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ पे। हाउ मेनी ml, ठीक है। वॉल्यूम पूछा है उसने यहाँ पे, वॉल्यूम, क्योंकि एक बार मोलरिटी देगा तो मोल्स देने की जरूरत क्या, मोलरिटी पता है, इसका मोल्स भी पता है आपको। तो उसने वॉल्यूम पूछा है कितना, 50, मतलब सेमी मोलर, मतलब m/2। इसका n फैक्टर कितना हो गया 1, तो n फैक्टर इंटू मोलरिटी नॉर्मलिटी के बराबर हो गया इंटू 50। m और m कैंसिल, ठीक है। आप कितना कर सकते हो ये, 25, ठीक है। 25, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 अंदर चला जाएगा तो 250/6 ml हो जाएगा। ये मेरा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी बात पे। क्वेश्चन है 25 ml ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 reacts completely with 3.4 milligram of H2O2, 3.4 milligram of H2O2, full stop. Determine normality and मोलरिटी, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 जो होगा वो किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना। इसका मतलब ये होगा कि कितना कितना ml है एसिडिफाइड, कितना है इतना। तो इसका नॉर्मलिटी मुझे पता नहीं, लेकिन वॉल्यूम दिया हुआ 25 ml, ठीक है। कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 3.4 मिलीग्राम, मतलब 3.4 इंटू 10⁻³ ग्राम में हो गया, डिवाइडेड बाय 34। ये हो गया मोलरिटी, मोलरिटी इंटू n फैक्टर क्या हो गया, इक्विवेलेंस। तो यहाँ पे कुछ नहीं हो जाएगा, 10 का रेस टू -4 हो जाएगा, दिस और दिस कैंसल। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁴/25, ठीक है। मतलब आप क्या बोल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा देख लेना। मोलरिटी बराबर कितना हो जाएगा, नॉर्मलिटी बाय n फैक्टर, मतलब नॉर्मलिटी जो भी आएगा, मान लो x, इसको डिवाइड कर देना 6 से, तो ये आपका एग्जैक्ट क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक का चीज आपको समझ में आई। तो यहाँ से ओवरऑल आपका इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट क्या हो चुका है आपका, खत्म हो गया, ठीक है। नाउ अब जो हम जा रहे हैं इसके बाद वो है टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। टाइट्रेशन देखो, ओवरऑल आज हम सिर्फ थ्योरी कंप्लीट करेंगे, 2 दिन इसका थ्योरी में जाने वाला है, ठीक है। तो पहले बात को समझो, टाइट्रेशन होता है क्या। देखो देखो मैंने जो अभी आपको जितने भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कराए थे, वो सारे के सारे क्या थे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन थे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जिसका कंसंट्रेशन एकदम मुझे पता हो, ठीक है। अगर आप 10th क्लास में, हो सकता है अगर आप प्रैक्टिकल लैब मतलब केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो आपने देखा होगा सीसी रहती है, मतलब देखो छोटे छोटे कंटेनर रहते हैं कांच के, उसमें उसमें बहुत सारे एसिड्स रहते हैं और उनका उसके ऊपर कागज से टेपी चिपकाई रहती है, उसका कंसंट्रेशन लिखा रहता है, ठीक है। इसका मतलब वो जो है वो ऑलरेडी नापा हुआ सॉल्यूशन है, मतलब वो उसका कंसंट्रेशन ऑलरेडी मेजर्ड है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो होता क्या है कि पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, आपको फिर ज्यादा बेटर समझ में आएगा।
ड्राइंग मेरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कि बीकर में हम जो लेते हैं, मतलब एक्चुअली टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो टाइट्रेशन क्यों किया जाता है, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला कि भैया मान लो तुम्हारे पास ये कोई सॉल्यूशन है, तो इसका कंसंट्रेशन बताओ कि इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, या इसका नेचर बताओ, कंसंट्रेशन दे दे तो इसका नेचर बताओ, इसका एन फैक्टर कितना होगा। तो टाइट्रेशन का काम ही ये होता है कि यहाँ पे क्या किया जाता है, एक इसको हम बोलते हैं ब्यूरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्यूरेट। ब्यूरेट के अंदर क्या किया जाता है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाला जाता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसका मतलब जिसका कंसंट्रेशन मुझे पता हो, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट बोलते हैं। टाइट्रेंट मतलब जिसका कंसंट्रेशन पता हो, और उसका हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। इसको यहाँ पे एक नोब होता है, ठीक है। इसको ड्रॉप वाइज क्या कर, मतलब ये एक्चुअली 50 ml का एक्चुअली ब्यूरेट होता है। 50 ml का मेजरमेंट का हम क्या करते हैं, इसमें सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि देखो इसमें दो तीन बातें हैं, ठीक है। कि जैसे क्या है कि मान लो आपने क्या किया, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको वन नॉर्मलिटी सॉल्यूशन का मैंने आपको KMnO4 दे दिया, ठीक है। और आपने और जो आप उसको क्या करते हो कि उसमें पानी नहीं मिला के मान लो उसका कंसंट्रेशन बिगाड़ दिया, ठीक है। और आपने यहाँ पे यूज किया तो एक्सपेरिमेंट आपका खराब हो गया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट मतलब जो भी आप नॉर्मलिटी यूज करते हो, यहाँ पे देखो नॉर्मलिटी जो भी मैंने यूज किया है यहाँ पे, या जो भी आप मोल्स यूज करते हो एग्जैक्ट कैलकुलेटेड होना चाहिए, तभी आपके कैलकुलेशन में इसका कंसंट्रेशन एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। अदरवाइज आप बार बार अगर आप इसका चेंज करोगे, मान लो कुछ भी इस तरह से एरर मिस्टेक होता है, तो आपको ऑलरेडी पता भैया, कोई भी इंडिया ऑलरेडी गरीब देश है, हर बार आपको क्या करेगा, वो चीज तो करेगा नहीं, ठीक है। हर बार तो आपको अलग से देगा नहीं। तो क्या होता है ना कि जब स्कूल में क्या किया जाता है कि एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, एक ही सॉल्यूशन, और उसको 10 कंटेनर में अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये है कि एक कंटेनर से कम 10 एक्सपेरिमेंट तो हो सकता है। एक स्टूडेंट को एक कंटेनर दे दिया, भैया KMnO4 का आप तुम ले लो और तुम 10 बार एक्सपेरिमेंट करो, कभी ना कभी तो एक रिजल्ट भी तो आ ही जाएगा। अगर 10 बार रिजल्ट नहीं आया तो उस स्टूडेंट को तो पढ़ने का ही अधिकार नहीं है। मैं तो बोलता उसको तो एकदम क्या बोलते आर्ट्स ले लेना चाहिए, क्योंकि भैया साइंस ले रहे तो 8 4-5 बार मान सकते गलती हो सकती है, 9वीं 10वीं में तो एक बार तो आंसर आ ही जाता है यार, ठीक है। तो जनरली हमारे टाइम में भी ऐसा था कि फर्स्ट टाइम में एक्सपेरिमेंट में किसी का भी एग्जैक्ट आता ही नहीं था, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पे क्या करते हैं, जो अननोन कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन होता है, नॉन कंसंट्रेशन के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं। तो नॉब खोलेंगे, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा इसको हम बोलते हैं टाइट्रेट, जिसका कंसंट्रेशन टू बी डिटरमाइंड, जिसका हमें कंसंट्रेशन क्या करना है, निकालना है, जिसका कंसंट्रेशन हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या करते हैं, नॉब वाइज खोलते हैं और इसको शेक करते हैं, इसको खोलते हैं फिर शेक करते हैं, इसको खोलते हैं फिर शेक करते हैं, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें 1 और 2 ड्रॉप इंडिकेटर का मिक्स करते हैं। किसका मिक्स करते हैं हम, इंडिकेटर का मिक्स करते हैं। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, अगर आप जैसे गाड़ी वगैरह चलाते होगे तो अब आपको जब टर्निंग लेनी रहती है किसी रोड से, तो जब वो रोड से आप टर्निंग लोगे तो वो रोड तो आपके लिए क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो पीछे के जब आप टर्निंग देते हो, देखो ऑरेंज लाइट क्या होता है, बकझुक बकझुक करने लगता है। इसका मतलब क्या होगा कि वो पीछे वाला समझेगा कि आपकी डेस्टिनी उस रोड तक की कंप्लीट हो गई है। तो इंडिकेटर का भी काम ये होता है कि रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले इसमें 1-2 ड्रॉप इंडिकेटर मिला दिया जाता है कि अगर इन केस रिएक्शन कंप्लीट होगा तो इंडिकेटर सपोज करो कलरलेस था तो कलरलेस से रेड कलर का हो जाएगा, या सपोज करो इंडिकेटर येलो कलर का आपने मिलाया था तो नेट सॉल्यूशन कलर येलो था, लेकिन सॉल्यूशन जब जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगा तो येलो से वो ऑरेंज हो जाएगा। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि भैया इसका इक्विवेलेंट बराबर इसका इक्विवेलेंट हो चुका है, ओवरऑल इसके दोनों के इक्विवेलेंट बराबर हो चुका है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। और इस तरीके से यहाँ से जितना वॉल्यूम खत्म हुआ और यहाँ पे जितना वॉल्यूम लिया, दोनों को n1 v1 n2 v2 कर, तो वहां से हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसेस होता है टाइट्रेशन का, ठीक है। तो एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट मतलब क्या होता है कि वो बताता है कि समेशन ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेंट is equal to summation of equivalent टाइट्रेंट्स। टाइट्रेंट का टाइट्रेट के बराबर, सॉरी टाइट्रेट के मतलब अब हो सकता है कि भैया आपने जितना KMnO4 यूज किया और आपने मिक्स करते जा रहे में से कलर ही चेंज नहीं हुआ इंडिकेटर, मतलब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई।
आपने क्या किया KMnO4 के अलावा K2Cr2O7 डाल दिया और K2SO 50 ml का डाल दिया, तो क्या हो सकता है टाइट्रेट एक से ज्यादा भी हो सकता है, या हो सकता है टाइट्रेट भी एक से ज्यादा हो सकता है। तो वही किया ना हमने कि एक टाइट्रेट था और इतने सारे क्या थे टाइट्रेट थे। टाइट्रेट एक हो सकता है, टाइट्रेट दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकता है, उसी तरह से टाइट्रेट भी एक दो चार कुछ भी हो सकता है। तो हर टाइट्रेट के इक्विवेलेंस को बराबर कर दो हर टाइट्रेट के इक्विवेलेंस के, मतलब समेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर समेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, खत्म, यही करना ही है आपको पूरे टाइट्रेशन में, ठीक है। चलो एक कॉन्सेप्ट बच गया है, ये टाइट्रेशन का थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, बाकी चीजें हम कल करेंगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट रह गया था एन फैक्टर, ये रह गया था एन फैक्टर फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का, ठीक है। जैसे P4 प्लस NaOH, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होगा NaH2PO2 प्लस PH3, ठीक है। तो यहाँ पे P4 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ 0 से -3 में। तो पहला एन फैक्टर जब आप चेंज देखोगे तो 0 से 1 का कितने का चेंज आया, 4 का चेंज आया। दूसरा एन फैक्टर देखोगे तो आप कितना है, इसी एलिमेंट का 0 से -3, मतलब कितने का चेंज आया, 3 का चेंज आया, बट कितने एटम के लिए, 4 एलिमेंट के लिए। तो 3 × 4 मतलब कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसका ओवरऑल एन फैक्टर कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टर बराबर होगा n1 × n2 बाय n1 प्लस n2, ठीक है। मतलब 12 × 4 बाय 16, मतलब कितना हो जाएगा 4 3 इसका एन फैक्टर, ठीक है। तो कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है, ठीक है। तो उसका एन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो पहले ऑक्सीडाइज में कितना एन फैक्टर हो रहा है वो चेक कर लो, रिड्यूस में कितना एन फैक्टर चेंज हो रहा है वो चेक कर लो, और उसके बाद हम क्या करते हैं n1 × n2 बाय n1 प्लस n2 करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल यहाँ से आपका क्या जो टाइट्रेशन का कांसेप्ट चालू हो चुका है, ठीक है। कल हम रेडॉक्स टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन और आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन करेंगे, ये हमारे सिलेबस में। और यहाँ से आपका एडवांस लेवल चालू हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे मेरी यही विनती रहेगी, तो प्लीज 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 इस पे क्वेश्चंस बनाइए, नंबर ऑफ रिवीजन करिए प्लीज। और कोई भी आपको डाउट आता है, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि आप पर्सनली बेहिचक मेरे से पूछ सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडवांस में हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब 4 मार्क्स आपको ये देके जा सकता है, ठीक है। और बिलीव में जो बच्चा एडवांस करना चाहता है उसके लिए 45% 50% फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो डोंट नेग्लेक्ट। एंड हालांकि कोई भी पार्ट नेग्लेक्ट नहीं करना है हमें, लेकिन जहां से जो पार्ट ज्यादा है तो उसमें हम फोकस भी ज्यादा करना है, और हमें हमारा ओवरऑल स्कोर अच्छा करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाकी चीजें कल